2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा वो है भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें एनडीए का गठबंधन। हालांकि इंडिया गठबंधन बन चुका है, लेकिन अभी मतभेद जो है और मनभेद दोनों उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज जो लोकसभा सीट है उस पे, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र पासी जी। सीनियर लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि वो डीन भी रहे हैं, एसोसिएट डीन भी रहे हैं, और उसके बाद नौकरी छोड़ के सियासत में आए हैं, क्या कुछ उनकी सोच रही है। सर, आप सरकारी नौकरी में थे, वो बड़ी पोस्ट पे थे, और आपने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद आप सियासत में आए, क्या सोच के आए, क्यों आखिरकार सियासत आपने चुनी? सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार। मैं रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ का कॉलेज है तिलका माझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा में। वहाँ पर मैं एसोसिएट डीन था और वही मेरा लास्ट जॉब था। वहाँ से मैं जॉब छोड़ के राजनीति में आया। आप अक्सर जब युवाओं से बात करते हैं तो आप देखते हैं कि युवा वर्ग जो है राजनीति में नहीं आना चाहता है। अधिकांश लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन राजनेता बनने के नाम पर युवाओं का रुख रहता है कि आई हेट पॉलिटिक्स। हमने अक्सर सुना है जब बात की है लोगों से। तो मैं बात करता हूं जब युवाओं से, तो मैं कहता हूं कि क्यों, कारण क्या है आप ऐसा बोलते हैं। जब तो वजह कई बार लोग स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ अच्छा करके उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो इसी सोच के साथ कि अगर हम कुछ अच्छा कर पाते हैं तो हम करके दिखाएं। सिर्फ किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आप दूसरों को दोषारोपण मत करिए, कुछ अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि देखिए हमने ये किया है, इस तरह से भी अच्छा काम किया जा सकता है। इस सोच के साथ मैंने राजनीति में कदम रखा है। अपना कुछ बैकग्राउंड बताएंगे कि बचपन से ही आपकी कुछ सोच रही हो या आपका घर सियासी बैकग्राउंड से रहा हो? हाँ, नाना जी मेरे जो है जनसंघ में थे और तब जनता पार्टी हुआ करती थी। और ये जो विधानसभा है, ये तब हसनगंज विधानसभा हुआ करती थी, उससे वो एमएलए चुने गए थे। और मैंने उनको देखा है कि उनके जो सिद्धांत थे राजनीति में, अगर उस तरह के राजनेता होते हैं तो ये मान के चलिए कि देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी उन्होंने राजनीति में कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं किया। जब कभी भी उनसे कहीं पर किसी मतलब मुद्दे पर आप बात करते हैं तो वो बड़ा बेबाक बोलते थे, हमेशा देश के विकास की बात करते थे। और कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी धन संचय नहीं किया। उनका कहना था पूत कपूत तो का धन जोड़ी और पूत सपूत तो का धन जोड़ी। तो मतलब ये है कि आप जब राजनीति में आए हैं तो आप सिर्फ वहाँ समाज सेवा करिए। राजनीति आपको समाज सेवा करने के लिए है, आत्मसंतुष्टि के लिए है। तो इसलिए हमको अपने नाना से ये विरासत में मिला है। इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा जो राजनीतिक परिवेश परिवार का रहा है उससे मैं प्रेरित हूँ। घर तो आपका किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानी उससे आते हैं, जी। लेकिन आप जो एसोसिएट डीन थे वो भी किसानों के ही विभाग के एक प्रकार से देखा जाए, और किसानों की समस्याएं ज़्यादा रहती है। हालांकि 2014 से लेके अभी तक ये देखा गया, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार, लगातार किसानों के लिए काम किया। आपकी कुछ अलग सोच है किसानों के लिए कि कुछ अलग तरीके से खेती करनी चाहिए जिससे उनकी आय और बढ़े? हाँ, बहुत बहुत सारे तरीके हैं किसानों की आय बढ़ाने के। अगर हम लोग इस दिशा में काम करें तो देश जो है कोई डाउट नहीं है कि देश जो है तरक्की कर जाएगा। क्योंकि अगर देश का किसान विकसित होगा तो हम लोग कह सकते हैं सही मायने में कि देश विकसित हुआ। हमारा मानना है कि अगर आप किसानों का विकास करना चाहते हैं तो आप उनको सेल्फ डिपेंड बनाइए। जैसे कि आप एक
छोटा सा कोई भी एक गांव आप ले लीजिए, उस गांव में आप शुरुआत कर दीजिए। एक सिंपल सी चीज, एक कोई फसल, जैसे कि आप हल्दी ही ले लीजिए, हल्दी की खेती करवाई, पूरे गांव में आप किसानों को प्रेरित करिए कि एक फसल हल्दी उगाएं। सारे लोग हल्दी उगा रहे हैं। हल्दी उगाने के बाद फिर वहीं पर किसानों के बीच में ही वहां पर उसकी प्रोसेसिंग करवा दीजिए। प्रोसेसिंग यूनिट हल्दी की बहुत कॉस्टली नहीं होती है, वो घरेलू स्तर पर भी जो है उसको शुरुआत की जा सकती है। और वहीं पर अगर आप उसकी प्रोसेसिंग करवा देते हैं, और उसकी जो है प्रोसेसिंग में आप जो है, जो हमारी एक और समस्या, मैं उसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। हमारी समस्या है गाय और जानवरों की। इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, उसका भी समाधान होगा कि जो हमारे पास बैल हैं वो आज जो है एक हिसाब से कहिए कि बेरोजगार हो गए। ट्रैक्टर जब से आ गया तो ज़्यादातर हमारे किसान ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हैं, और जो है बैलों को काम नहीं मिलता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो इधर उधर छोड़ दिए जाते हैं। तो वो बुल एनर्जी को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जो हल्दी पीसने का काम है वहाँ पर हम लोग उनसे बैलों से कर सकते हैं, बुल एनर्जी को हम लोग यूज कर यानी सकते हैं। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। जब बैल को काम मिलने लगेगा तो बैल को लोग छोड़ेंगे नहीं कि आवारा छोड़ दे कि वो कहीं पे जाके भटकता रहे। तो जब हमारी वहाँ पर एक फसल पैदा हो रही है, उसकी हम वहीं पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग में हम लोग जो है उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो गांव जो है आपका, मान लीजिए उसको आप बना दीजिए टर्मरिक विलेज बन गया। फिर वो खाली हल्दी जो है प्रोडक्शन के मामले में जाना जाएगा, और वहाँ से उसकी मार्केटिंग होगी। और जो है ऐसे हल्दी आप जब खरीदने जाइए, कच्ची हल्दी किसान कितने में बेचता होगा? बहुत ज़्यादा 15-20 रुपए से ज़्यादा का दाम नहीं मिलता है। हालांकि जब मैं बहराइच में पोस्टेड था तो वहाँ पर बिशुनापुर नेपाल बॉर्डर पर एक गांव था, हमने वहाँ पर काम किया था। तो वहाँ पर 8 से लेकर 12 रुपए किलो तक लोग हल्दी बेच दिया करते थे। जबकि मार्केट में आप देखिए, हल्दी आप जब खरीदने जाएंगे तो खड़ी हल्दी खरीदेंगे तो आप 80 से 100 रुपए किलो कम नहीं मिलती है आपको। जब आप वही पिसी हुई हल्दी लेते हैं तो उसका दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो जो बिचौलिए पैसा ले जा रहे थे वो सीधे हमारे किसान को मिलेगा। आप खुद कैलकुलेट करिए कि जो प्रोडक्ट जो है 15 रुपए किलो बिक रहा है, और जब अगर 150 रुपए किलो बिकेगा तो कितना मार्जिन है, वो सब हमारे किसानों को होगा। बात करते हैं हम लोग दलित पे। जी उधर वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में जी बन रहा है। जी उनके नाम पे ही उद्घाटन, पहले ये हुआ कि श्री राम, लेकिन ये हुआ कि वाल्मीकि के नाम पे हो जाए। दूसरा, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे आप हैं, जी जहाँ पर आप सेवा करते लोग, वो भी दलित बाहुल्य माना जाता है, और खुद आप दलित बैकग्राउंड से आते हैं। इनके लिए क्या कुछ अलग सोच आपने रखी हुई है? पहली बात, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं दलित नहीं हूं। अच्छा। हाँ, कैसे? दलित जो दबा कुचला हुआ है, और ईश्वर की कृपा है कि मेरी ये जो है तीसरी जनरेशन है कि हम लोग सब पढ़ लिख के जो है अच्छी अच्छी सर्विस में आए, और हम आज जो है कह सकते हैं कि हम उस स्टेज में खड़े हैं जहाँ पर हम अपने आप को विकसित कह सकते हैं। तो हाँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे जो है शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, ओबीसी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। तो उनके विकास पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। किस तरीके से कुछ विजन होगा आपका आगे लोकसभा क्षेत्र में काम करने का, जो गरीब दबे कुचले उनके लिए काम करने का? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं एसोसिएट डीन था, यानी कि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा। मैं खुद भी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ, और कई जगह मैं कृषि वैज्ञानिक के पद पर भी पोस्टेड रहा। तो मैं शिक्षा से जुड़ा रहा, और मुझे जो आज तक मिला वो सिर्फ शिक्षा से ही मिला। तो मेरा मानना है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो विकसित हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने एक अभी संगठन बनाया हुआ है, डेवलप्ड इंडिया ड्रीमर्स फाउंडेशन। तो इसमें मेन वर्क जो है, हमारा फोकस जिस पे हम कर रहे हैं, वो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए हम वीडियो क्लासेस के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं।
और बढ़िया से बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें असेसमेंट का प्रोसीजर रहेगा कि बच्चों का असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद हम उनको किसी वर्किंग ऑफिसर से जो है गाइड भी करवाएंगे कि आपका जो असेसमेंट के बाद लेवल है ये है, और आपको अभी भी इस दिशा में इस तरह से आगे की पढ़ाई करनी है। ये सब फ्री कोर्स। हाँ, मैं उनसे इसमें कोई पैसा तो नहीं लूंगा, लेकिन कोई न कोई कीमत आपको देनी पड़ेगी। कीमत ये देनी पड़ेगी कि जब आप सफल हो जाएंगे, आपको कमिटमेंट करना होगा कि जब आप सफल हो जाएंगे तो आप कम से कम 4 जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं हम, जिससे कि जो संसाधन विहीन लोग हैं उन तक संसाधन मुहैया हो सके। बिल्कुल। अब थोड़ा सियासत पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के बनाम अब इंडिया गठबंधन आ गया है, लेकिन अभी भी वैचारिक मतभेद और कहीं के सीटों को लेके चीजें अटकी पड़ी हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा? 28 एक प्रकार से देखा जाए कि छोटे बड़े दल मिला के हैं एक साथ। नहीं, कोई गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्वार्थ की राजनीति होती है, और जहां स्वार्थ और लालच की राजनीति होती है वहां पर जो है सामाजिक हित गायब हो जाते हैं। इसलिए कितना भी जोर लगा लें ये लोग, ये कभी यूनाइट होकर देश के विकास के लिए काम नहीं कर सकते हैं, और ना तो जीत के आ सकते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, लेकिन उस पर भी सियासत है। कोई कह रहा हमको बुलाया नहीं गया। कांग्रेस के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया तो उनकी जो सपोर्टिंग पार्टी मुस्लिम लीग है वो कह रही कि मत जाओ। इस पे क्या कहेंगे? क्या इस पे भी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, भगवान के घर में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अगर आपकी आस्था है, आप भगवान को मानते हैं, तो आप स्वतः चल के जाते हैं। आप पूजा करने जाते हैं तो क्या मंदिर से पुजारी जी आपको निमंत्रण देते हैं? नहीं, आपकी आस्था होती है, आप चल के जाते हैं और अपनी आस्था के अनुसार वहां पर सर झुका के प्रणाम करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जिसकी आस्था है वो जरूर पहुंचेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है मोदी जी और योगी जी के विषय में। देखिए, सियासतदान तो ये हैं, लेकिन अगर एक लाइन में कहा जाए तो सियासतदान के अलावा आप इनको किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी नज़र में दोनों विकास पुरुष हैं। दोनों लोगों ने देश के लिए जो है समर्पित भाव से काम किया है, और अपना पूरा घर बार छोड़कर लगातार देश के विकास पर काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी नज़र में दोनों विकास पुरुष हैं। तो ये थे पुष्पेंद्र पासी जी, जिनका साफ तौर पे विजन है कि अगर किसानों को आगे बढ़ाना है तो वो जो उपजाते हैं वहीं पर उनकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए। दूसरा, युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं न कहीं वो क्लासेस चलाने वाले हैं, लेकिन उनको एक कीमत देनी पड़ेगी कि उनको वादा करना पड़ेगा कि आगे चल के 4 लोगों की वो भी मदद करेंगे पढ़ाई में। और जहाँ तक मोदी और योगी के विषय में उनकी जो ज़हन में उनकी बात है वो है कि वो सियासतदान भले हों, लेकिन विकास पुरुष भी हैं, जो कि अपने घर परिवार को त्याग कर कहीं न कहीं देश और प्रदेश के विकास में लगे हैं। दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम टीवी।